दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल द मौर्य आईटी क्लासेस। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको भी एक जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है तो इस समय अप्लाई करने का बहुत ही सही समय है, क्योंकि आने वाले समय में जीएसटी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको जीएसटी नंबर लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहे। बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना किससे मैंडेटरी है। उसके लिए टर्नओवर के बेस पे एक लिमिट दी गई है। आपका जो सेल्स है उसकी एक लिमिट दी गई है, यदि उससे क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यदि आप गुड्स की सप्लाई यदि करते हैं तो उस केस में यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के ऊपर यदि हो जाता है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं जैसे कि पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ऐसे स्टेट में यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ की है। 20 लाख के ऊपर यदि आपका टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सर्विसेज के केस में है कि यदि आप चाहे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट यदि आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है सर्विसेज से वो 20 लाख के ऊपर क्रॉस करता है तब, ठीक है। और वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए सर्विसेज की सप्लाई के केस में 10 लाख रुपीस की लिमिट दी गई है। तो दोस्तों यदि ये लिमिट नीचे है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेने मैंडेटरी नहीं है। यदि आपका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो लेकिन इन केसेस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो पहला है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य को गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। वहाँ पे लिमिट जो 40 लाख की है और 20 लाख की है वो अप्लाई नहीं की जाएगी। दोस्तों यदि आप ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आप सप्लाई करते हैं जैसे कि अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो यदि आप इसके थ्रू यदि आप करते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यदि आप ऐसे गुड्स की सप्लाई करते हैं जिसकी जीएसटी आपको खुद पे करनी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी ऐसा पर्सन जो कि कभी कभार बिजनेस करता है, कहीं मेला लगाता है या एग्जीबिशन करता है, तो ऐसे पर्सन को भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और यदि कोई सप्लायर है, उसका कोई एजेंट है और अपने सप्लायर के बिहाफ पे यदि कोई सप्लाई करता है तो ऐसे एजेंट को भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। यदि आपको जीएसटी नंबर लेना है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करते समय, अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए और देख करके अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को आप रख लीजिए। उसके बाद ही आप जीएसटी के लिए अप्लाई करिए। तो पहला है कि आपको अपना पैन कार्ड रखना है, दूसरा आधार कार्ड रखना है क्योंकि इसके नंबर आपको वहाँ पे एंटर करने पड़ते हैं। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी रखना है पास में क्योंकि इस पर ओटीपी जाता है। उसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखनी है और ट्रेड नेम और एड्रेस यानी कि जो आप बिजनेस का नाम जो चूज़ किए हैं वो बिजनेस का नाम और एड्रेस भी आपको अपने पास लिख के रख लेना है। और उसके बाद है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी अपनी ऑफिस डाल रहे हैं, जहाँ से बिजनेस आप करेंगे, वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको रखना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट का एग्रीमेंट हो गया या फिर हाउस टैक्स का रिसिप्ट हो गया। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको जो भी बिजनेस आपकी है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है उसका HSN कोड और SAC कोड यानी कि सर्विस एक्शन कोड आपको जो है बिजनेस का रखना है और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आपको करना है। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको gst.gov.in की वेबसाइट पे आपको आनी है और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे टैक्स पेयर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए चेक होके आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं, टैक्स पेयर हैं या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, क्या है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं टैक्स पेयर सेलेक्ट करता हूं। जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है लोग टैक्स पेयर ही डाल के रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लिया,
और यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर में जो नाम दिया हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस में हम क्या डालें। तो यदि आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ आपको पैन नंबर अपना इंटर करना है जो आपको पैन कार्ड पे लिखा रहता है, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में ही देखिए चेंज किया गया है। दिसंबर में एक सर्कुलर नोटिफिकेशन आया था, उसमें चेंज किया गया है कि ये दोनों अब आने वाले समय में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके पैन में जो मेल आईडी और ईमेल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो दोस्तों इस समय ये आपको दिख रहा है, तो आप कोई भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये कैप्चा कोड आपको इंटर यहाँ पे कर लेना है। ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपको इंटर करना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल पे जो ओटीपी गई होगी वो इंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गई होगी इंटर करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर। ओटीपी इंटर करने के बाद आपके स्क्रीन पे पार्ट ए जो है कंप्लीट जो है सबमिशन का एक दिखाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको पार्ट बी यदि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का करना है तो आपको एक टीआरएन नंबर आपके मेल आईडी पे रिसीव होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इस टीआरएन नंबर के आधार पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जीएसटी में। इसके बाद यदि आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपको बाद में करना है तो आप ये टीआरएन नंबर के आधार पे आप कर सकते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे टीआरएन नंबर इंटर करना है जो कि अभी आपने देखा था, आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे गया होगा, और यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। टीआरएन नंबर इंटर करने के बाद जब आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा जो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ दिखेगा। ये जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो REG 01 में होता है। इसका क्रिएशन डेट देखिए आपको दिख रहा है, इसकी एक्सपायरी डेट दिख रही है कि 26/4 तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा जो आपको फिलअप करना है। तो इसमें आपको डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, जैसे यहाँ पे लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस में मेरा जो नाम था वो नाम मैंने इंटर किया, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पे ट्रेड नेम में आपको जो भी ट्रेड नेम आपने अपने बिजनेस के लिए सोचा है वो आप ट्रेड नेम यहाँ पे इंटर कर देंगे, जैसे XYZ इंटरप्राइजेस या फिर कोई भी और बिजनेस आपने। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी बिजनेस किस कैटेगरी की है, क्या वो पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका कोई एडिशनल ट्रेड नेम है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ट्रेड नेम से बिजनेस करते हैं, तो कोई एडिशनल ट्रेड नेम होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। यदि आपको यस है तो यस करेंगे, वरना इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो पे रखेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या रीज़न है जिसकी वजह से कि आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे है कि डिफरेंट बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है कि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है, या इंटर स्टेट सप्लाई की वजह से मैं कर रहा हूँ, या फिर वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ, या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं कर रहा हूँ तो उसकी वजह से सप्लाई कर रहा हूँ। तो जो भी रीज़न हो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में वॉलंटरी बेसिस है तो मैं सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इंटर करना है, किस डेट को आपका बिजनेस कमेंस हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, और उसका ईयर सेलेक्ट करना है। यदि आपका कोई पहले से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे।
जीएसटी नंबर, ये टेम्प्रोरी आईडी जो भी आपका हो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स या पार्टनर्स की डिटेल आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पे जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम और यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे फादर का नेम, और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करनी है, यहाँ आपको मेल आईडी इंटर करनी है। इसके बाद आपको जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन या फिर स्टेटस आपको यहाँ पे लिखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे कि कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रोप्राइटर होता है, तो यहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन इंटर करेंगे। यदि आप डायरेक्टर है तो आपको यहाँ पे एक डीन नंबर मिला हो, डीन नंबर आपको इंटर करना है। इसके बाद पैन नंबर ऑलरेडी आपका आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, इस गूगल मैप में से आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फिल करना है आपको। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने हाथ से भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आपको रोड और स्ट्रीट टाइप करनी है। यहाँ पे जो है बिल्डिंग प्रीमाइसेस का नाम, बिल्डिंग और फ्लैट का नंबर, एरिया और लोकेलिटी आपको इंटर करना है, पिन कोड आपको इंटर करना है, स्टेट नेम, कंट्री, तो ये सब सारी डिटेल आपको इंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो है आपका फोटोग्राफ्स। आपके फोटोग्राफ की जो साइज होनी चाहिए वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप चाहें तो जो है यहीं से पिक्चर ले करके भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से फ़ोटो यदि पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे फाइल को चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करके आप फ़ोटो को अपने ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले से आपको इस तरीके से दिखेगा, ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे यदि मेरे बिजनेस में कोई और ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, और यदि मैं अपने बिजनेस में खुद ऑथोराइज सिग्नेटरी हूँ तो मैं यहाँ पे इसको यस रखूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। हमने इसके पिछले वाले में देखा था कि हम खुद ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं अपने बिजनेस के, तो इसलिए यहाँ पे हमें डिटेल कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम सीधे नीचे चले आएंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपने किसी को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। यदि आपने यस है तो आप उसका जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे आपने किया हुआ है या अदर्स के रूप में किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसका एनरोलमेंट आईडी डालेंगे। अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे, हमारे केस में नहीं है इसलिए हम इसको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़। यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ आपका जो बिजनेस लोकेट करता है, जहाँ आपकी ऑफिस है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो एड्रेस आपको डालने के लिए आप इस गूगल मैप से भी एड्रेस जो है अपना सर्च करके डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंडिविजुअली भी अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको बेहतर ये रहेगा आप यहाँ पे अपना लोकेशन जो बिजनेस का है वो लोकेशन यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा लोकेशन आ चुका है और इसमें पिन कोड भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें ये अपना एड्रेस यहाँ पे देख लेना है कि हमारा एड्रेस मैच कर रहा है कि नहीं। यदि नहीं कर रहा होगा तो आपको यहाँ से इसको मूव करना है। मूव करने के बाद आप देख लेंगे जहाँ आपका एड्रेस मैच करेगा बिजनेस का, उस पर ले जा करके आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो जो नीचे वाले ये सब बॉक्सेस हैं अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। इसमें से यदि कोई भी बॉक्स आपको लगता है कि नहीं मेरा एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, तो आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर नहीं आ पाया तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। रोड और स्ट्रीट में कोई चेंजेस है तो आप इंटर कर सकते हैं। नियर बाई लैंडमार्क आप इंटर कर सकते हैं। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अपने आप ये पिकअप कर लेता है इसी मैप से। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट जुरिडिक्शन सेक्टर बहुत ही समझ करके सेलेक्ट करना होगा। आपका सेक्टर, सर्किल, वार्ड, इसको सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका ये है कि आपके शहर में यदि किसी का जीएसटी नंबर यदि मिला है तो उसका जीएसटी नंबर ले करके आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसका वार्ड, सर्किल और क्या बोलते हैं सेक्टर कौन सा है। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप जो है इस लिंक पे जा करके भी आप सर्च कर सकते हैं। वार्ड और सर्किल का पता लगाने के लिए हम gst.gov.in पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सर्च टैक्सपेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बाय GSTIN हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जिस किसी पर्सन का GSTIN हमारे पास है उसका GST नंबर यहाँ पे एंटर करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेक्टर है, वार्ड है, रेंज है, कमिश्नरेट है, वो पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। जोन में वाराणसी 1 है, रेंज में वाराणसी B है, सेक्टर में वाराणसी सेक्टर 11 है, डिवीजन आ गया, रेंज आ गया, कमिश्नरेट आ गया। ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी का GST नंबर यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप अपना
सेक्टर, सर्किल और वार्ड रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक बटन पे क्लिक करना है। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है और ये आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। हम आ चुके हैं cbic.gst.gov इन पे। यहाँ पे हमको ज्यूरिसडिक्शन पता करना है, तो अब सर्विसेज में आएगा और यहाँ पे नो योर ज्यूरिसडिक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको 2 जोन मिलते हैं, एक लखनऊ और मेरठ। तो लखनऊ में आप देख सकते हैं इतने सारे ज्यूरिसडिक्शन हैं, इसमें से आप देखिएगा कि आपका सिटी किस में आ रहा है। यदि आपका इसमें से सिटी फॉल करता है आप मेरठ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसमें कोई सिटी आ रहा है तो लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा आप इसमें फॉल कर रहा है तो मैं लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद आपको कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है। तो कमिश्नरेट में यहाँ पे जैसे मैंने वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद कौन से डिवीजन में आ रहा है, तो वाराणसी डिवीजन में आ रहा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो है अब आपका जो रेंज है वो रेंज आपको यहाँ पे इससे पता लगाना है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन किधर जा रहा है। तो वहाँ से आपको अपना कमिश्नरेट देख लेना है। कमिश्नरेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, रेंज सेलेक्ट करना है। ठीक है, करने के बाद अब आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बिजनेस के लिए जो प्रीमाइसेस आपने ले रखी है उस प्रीमाइसेस का नेचर क्या है, क्या वो कंसेंट पे ली गई है, यानी कि कोई रिलेटिव का मकान है या फिर आपके पेरेंट्स का मकान है, उनकी स्वे इच्छा से, उनके कंसेंट से, उनकी सहमति से आपने ले रखी है, या वो लीज पर है या फिर कोई और अदर नेचर है उसका, या आपका खुद का है, या आप रेंटेड प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी जो भी नेचर होगा प्रीमाइसेस का वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ ओन पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। जैसे आपको बिजली का बिल आप अटैच कर सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट यानी कि जो नगर निगम में आप जमा करते हैं टैक्स, उसका रसीद आपको मिलता है तो आप अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने अटैच कर दिया और आपको यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए जब आपने नेचर सेलेक्ट किया तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि यदि आप इस प्रीमाइसेस से बिजनेस कर रहे हैं तो उसका आप एक एड्रेस प्रूफ जरूर से अटैच करिए। तो जनरली जो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होता है वही लोग यहाँ भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट आप लगा सकते हैं और यहाँ पर, और साथ में आप कोई और इसमें से यदि म्युनिसिपल खाता कॉपी है तो आप अटैच कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल को चूज़ करना है और आपको अटैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यदि खुद का मकान है तो इस तरीके से आप करेंगे, लेकिन यदि आपने यदि किराए पे मकान ले रखा है तो उस केस में आपको किस तरीके से करना है, आप रेंटेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रेंट और लीज एग्रीमेंट आपको ज़रूर से अटैच करना है। रेंट और लीज एग्रीमेंट अटैच करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो मकान मालिक है उसका एक NOC जरूर होना चाहिए 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, जो कि आपको गूगल में सर्च करेंगे तो NOC का फॉर्मेट मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आपको जरूर से ध्यान रखना है कि यहाँ रेंट और लीज एग्रीमेंट को 2 बार आप अटैच ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे नोटिस आ जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा GST में। तो आप यहाँ पे मकान मालिक जो है उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अटैच कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट मिल जाए तो आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है 100 KB की फाइल होती है आप अटैच कर सकते हैं। साथ में यदि आपने कोई कंसेंट है आपके रिलेटिव या फिर आपने पेरेंट्स के मकान में आप ले रखे हैं तो उस केस में भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है जो आप रेंट एग्रीमेंट के लिए अपनाएं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट। अब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, क्या वो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर रिटेल बिजनेस है, या आप कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ऑफिस और सेल वेयर हाउस है, या एक्सपोर्ट है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, होलसेल का बिजनेस है, आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस का नेचर होगा। और यहाँ पे क्या आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यदि है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं रहेगा तो आप नो पे करेंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर देंगे।
तो दोस्तों हमने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने केस में नहीं सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता और हमें अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल देनी पड़ती। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहे गुड्स की सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो, आपको यहाँ पे एक HSN कोड जरूर इंटर करना है। HSN कोड इसलिए इंटर किया जाता है क्योंकि वो इस बात को दिखाता है कि आप कौन से कैटेगरी में आपका जो भी गुड्स वो फॉल करता है, कौन से सैक कोड में आपका जो है सर्विसेज फॉल करता है। तो आप यहाँ पे HSN कोड, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से दैट कि फुटवियर का हम काम कर रहे हैं, तो चाहे तो आप जो है यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं या HSN कोड जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो HSN कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप जो भी नेचर आपके बिजनेस का है वो आप टाइप करेंगे तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कोई भी आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कोई टैक्स एम्प्लॉय कोड है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या फिर कोई RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस नंबर है, या जो भी आपकी डिटेल आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब आपको अपना आधार जो है ऑथेंटिकेट कराना है। जो भी हमने ऑथोराइज सिग्नेटरी ऐड किया था तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पे यदि कोई कई सारे प्रमोटर्स या पार्टनर्स हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आती है, उसमें से कोई एक पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है तो उसको सेलेक्ट किया था। मेरे केस में बस केवल एक ही है तो मैं यहाँ पे एक ही जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एरर दिखेगा, तो इस एरर को सही करने के लिए अब आप ऑथोराइज सिग्नेटरी में आएंगे और यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको चेक करना है। ठीक है, ये चेक यदि नहीं रहेगा तो वहाँ पे एरर दिखाएगा आपको। तो मेरा चेक किया हुआ है इसलिए आप भी उसको इंश्योर कर लीजिएगा। करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ आप प्लेस इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट विथ EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, EVC पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको इंटर करना है। जब आप OTP इंटर करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर पे वो मेल ID पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर शेयर के एक लिंक शेयर की जाएगी आधार से ऑथेंटिकेट करने के लिए। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करने वाले वेबसाइट पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे आप जा करके अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका जब आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस केस में आपको एक ARN नंबर जनरेट किया जाएगा। उस ARN नंबर के आधार पर जो है आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस यदि आपको ट्रैक करना है कि मेरे GST की एप्लीकेशन क्या स्टेटस है तो आप gst.gov.in पे आएंगे, यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे और यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप जो है स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ARN नंबर डालना है अपना, जो आपके मेल ID पे और मोबाइल नंबर पे आपको शेयर किया जाएगा। और यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो GST से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप GST में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।